Welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. My name is Shailendra Dwivedi. I teach physics on this channel. तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आज हम लोग लेक्चर सेकेंड पढ़ेंगे EMI का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर सेकेंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, EMI का लेक्चर नंबर सेकेंड। ठीक है, और उसमें कुछ नई बातें सीखेंगे। उससे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं EMI है क्या। EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेट के आने से इलेक्ट्रिक चीज़ें मतलब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होना, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, EMI। मैग्नेट के आने से मतलब एक कॉइल है, मैग्नेट आया मतलब मैग्नेटिक फील्ड आई, और फील्ड है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स उससे पास करेगा कॉइल से। ठीक, उससे क्या होता है, जब कॉइल से पास करेगा तो मतलब उसमें फ्लक्स में चेंजेस आएगा। पहले जब पास नहीं कर रहा तो फ्लक्स ज़ीरो था, जब मैग्नेट नज़दीक आया तो फ्लक्स ढेर सारा पास हुआ, तो फ्लक्स में क्या हुआ, इंक्रीजिंग आया। तो उससे होगा क्या कि उस कॉइल के एंड्स के अक्रॉस, जो कॉइल हमने लिया है उसके एंड के अक्रॉस एक EMF जनरेट होगा, इंड्यूस्ड होगा। EMF का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, एक वोल्टेज होता है। ठीक है ना, ये वोल्टेज जनरेट होने से क्या होगा, अगर सर्किट क्लोज कर देंगे आप, है ना, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। क्लियर, तो यही है हमारा EMI। अब हम लोग पढ़ेंगे मोशनल EMF। क्या पढ़ेंगे, हाँ, इमोशनल में समझना, है ना, मोशनल, है ना। तो EMF जनरेट होता है मैग्नेट के मोशन करने से, या मैग्नेट रेस्ट में है कॉइल मूव करे तो भी EMF जनरेट होना है, दोनों कंडीशन में। वो EMF इंड्यूस्ड EMF है। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं मोशनल EMF, मोशनल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये किस टाइप का EMF है, तो मोशनल EMF भी एक इंड्यूस्ड EMF ही है। ठीक है ना, ये भी क्या है, एक इंड्यूस्ड EMF है, मतलब कोई नया चीज़ नहीं है। लेकिन ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, आइए समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे, क्लियर ना, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है यहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मतलब मैग्नेट हमारा कह लीजिए रेस्ट में है। क्या रेस्ट में है, मैग्नेट रेस्ट में है, और कुछ नहीं। चलो मान लेते हैं मैग्नेट ही रेस्ट में है। मैग्नेट रेस्ट में है, और मैं यहाँ एक U शेप्ड का फ्रेम लेता हूँ। क्या लेता हूँ, हाँ, U शेप्ड का एक फ्रेम लेता हूँ। ये है, इस एंड का नाम दिया हमने PQ। इस PQ का जो कह लीजिए कि लेंथ है ना, वो कितना है, L है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक इसी लेंथ के बराबर एक रॉड रखेंगे, इसी लेंथ के बराबर एक रॉड रखेंगे यहीं पर PQ के पास में। ये हमने रॉड रख दिया है, तो टेढ़ा बन रहा है ज़रूर। ठीक है, यहाँ ये रॉड रखा हुआ है, ये इसी PQ एंड पर रॉड रखा गया है। अभी ये रॉड जब यहाँ पर रखा है, तो इसके रॉड के अक्रॉस, मतलब ये रॉड क्या कह लीजिए, एक पतला सा वायर कह लीजिए, कंडक्टर है ये, और ये ही ऐसे रखा गया है। इसका भी लेंथ कितना है, L लेंथ है। ठीक है ना, अभी इसके अक्रॉस क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा या नहीं, कैसे होगा, सोचिए कैसे होगा EMF।
मैंने बोला कि जब तक फ्लक्स में चेंजेस नहीं होगा तब तक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ठीक है ना। फैराडे से कंक्लूजन यही निकला, दिमाग में बैठा लो हमेशा के लिए, कि जब जब फ्लक्स में चेंजेस होगा और तब ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। जब जब पाप बढ़ेगा तब तब भगवान अवतार लेंगे है ना, ऐसा समझ लो। तो अगर इस कंडक्टर से थ्रू फ्लक्स में चेंजेस आएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल में डिफरेंस मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड होना ही होना है। अब ये फ्लक्स में चेंजेस कैसे आएगा? जैसे मान लो ये वायर हमारा है, ये यहाँ पर है अभी, है ना। मैंने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स लगा, इसको धीरे से स्लाइड कराया इससे। जब स्लाइड कराऊंगा तो यहाँ जो फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं उनको काटेगा नहीं काटेगा? बोलो। तो जब काटेगा तो थोड़ा सा एरिया कवर किया, इतना एरिया, बोलो, मतलब थोड़ा सा, ये थोड़ा सा हमने इस कंडक्टर को यहाँ लाया, ठीक है, वेरी स्मॉल, कंडक्टर यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। तो यहाँ जब यहाँ पहुँचा तो कुछ एरिया कवर किया, इस एरिया में फ्लक्स जो है जीरो से इंक्रीज करेगा। जब ये वायर, जब देखो यहाँ पे था तो फील्ड लाइन जा रही थी ऐसे, यूनिफॉर्म फील्ड था। जैसे ये आगे बढ़ेगा तो इसको ये रोकेगा नहीं रोकेगा? बताओ, फील्ड लाइन्स को रोकेगा। जब आगे बढ़ेगा तो फील्ड लाइन्स क्या करेंगी? फिर जाएंगी, मतलब फ्लक्स आया, पास किया एक इतने पोर्शन से, फिर आगे और बढ़ेगा, एरिया और बढ़ेगा, फिर फील्ड लाइन्स पास करेंगी। मान लो पहली बार जब इसको मैंने खींचा तो 10 फील्ड लाइन्स गई, और थोड़ा आगे खींचा तो 20 फील्ड लाइन्स गई, और आगे खींचा तो फिर भी। इस तरह से अगर हम देखेंगे, इसको धीरे धीरे कर स्लाइड कराएंगे यहाँ पे, अगर ये हमारा यू शेप का जो ये फ्रेम है इस पर ये स्लाइड करने के लिए बिल्कुल फ्री हो, अगर मूव कराएंगे धीरे 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 तो एरिया क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बोलो, ऐसे एरिया क्या होगा? धीरे बढ़ता जाएगा और ढेर सारी फील्ड लाइन्स को काटता जाएगा, मतलब फ्लक्स पास करेगा किसी पर्टिकुलर एरिया से। क्लियर ना? किसी न किसी, अभी क्या है ध्यान दो, अभी इतने एरिया से ही फ्लक्स पास कर रहा है। आप इसको थोड़ा सा यहाँ बढ़ा दो, सपोज करो मैंने इसको खींच करके, मैंने इसे खींचते 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 यहाँ तक ला दिया इस वायर को। पॉइंट इसको मैंने कहा P डैश, इसे कहा Q डैश। तो यहाँ तक खींच के लाया कितने फोर्स से? मान लो कि F फोर्स, कोई फोर्स था। और जब ये मोशन करेगा तो भाई इसका टाइम भी लगेगा, कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कहते हैं स्पीड, मतलब कुछ वेलोसिटी से क्या करेगा? ये मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, उसके परपेंडिकुलर ये मूव कर रहा है। क्लियर? परपेंडिकुलर क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है। तो हुआ क्या, इतना एरिया ये क्रॉस करेगा, कवर करेगा। तो इतनी एरिया में क्या होगी? फील्ड लाइंस क्या होंगी? चेंज होंगी। भाई काटेगा तो क्या होगा? एक बार यहाँ पहुँचे रोकेगा फील्ड लाइंस को, फिर आगे बढ़ा फिर पास करेंगी, फिर आगे बढ़ा फिर पास करेंगी, आगे बढ़ेगा फिर पास करेगा, है कि नहीं? तो इस तरह से अगर ये मूव करेगा ऐसे ऐसे तो फील्ड लाइंस को काटता हुआ जाएगा। बोलो। और जब काटेगा तो क्या होगा? एरिया कवर करेगा साथ में, और जब एरिया कवर करेगा तो काटने के बाद तुरंत फिर फील्ड लाइंस उसमें क्या होंगी? तुरंत ही अंदर जाएंगी, है कि नहीं? मतलब फ्लक्स में क्या होगा? फिर चेंजेस आएगा। तो कहने का सेंस ये है कि अगर हम इसे मूव कराएंगे तो किसी न किसी एरिया से फ्लक्स में चेंजेस आएगा। बोलो, आएगा? बोलो। तो इसका मैं एरिया वेक्टर किधर मान लेता हूँ? ये प्लेन है तो उसका एरिया वेक्टर सामने है, ऐसे मान लो। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इतने एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा वो निकाल सकती हो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स वाले फार्मूले से? बोलो। तो एरिया ऑफ लूप कितना बनेगा यहाँ पे? हियर एरिया ऑफ लूप
अभी कुछ लिखना नहीं बेटा, ठीक है। कितना होगा एरिया, ए इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू एक्स। क्लियर है। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू कहोगे बी ए कॉस थीटा, तो कॉस यहाँ होगा 180 डिग्री लेंगे बेटा, तो फाई इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे माइनस बी ए। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमने बी ही मान रखा है, ठीक है। एरिया कितना है एल एक्स, यहाँ रख देंगे फ्लक्स इक्वल टू माइनस बी एल एक्स। बोलो क्लियर है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम फैराडे का लॉ लगा सकते हैं। अगर ये फ्लक्स में चेंजेस आया है तो कुछ टाइम भी लगा होगा, तो हमने टाइम कितना ले लिया, टी टाइम। फ्लक्स को चेंज होने में कितना टाइम लगता है, टी टाइम। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू आपने पढ़ा है माइनस डी फाई बाई डी टी। बोलो पढ़ा है। तो ये फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं क्या हम लोग, बोलो। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा, माइनस डी फाई डी डी टी ऑफ माइनस बी एल एक्स। बी एल को माइनस को बाहर कर लो तो ये प्लस हो जाएगा बी एल, और डी एक्स अपॉन डी टी ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा ये वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, तो बी वी एल। तो ये आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितना आएगा, बी वी एल। बोलो क्लियर है। बी वी एल आएगा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अक्रॉस, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले डेफिनेशन लिखिए। जब कोई कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, मूव करता है, तो उससे क्या होता है, कुछ फ्लक्स में चेंजेस आएगा। क्लियर ना, लिखिए। व्हेन अ कंडक्टर मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ कंडक्टर मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस लिखना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस through an area swept by conductor। लिखा, due to which an EMF is induced, an EMF is induced across the conductor, across the conductor। लिखा, during its motion, during its motion। लिखा, this EMF is called motional EMF, this EMF is called motional EMF। नोट कर लिया बच्चों। तो अब ये डायग्राम बना करके कितना एरिया स्वेप्ट करता है हमने निकाल लिया है LX। नोट कर लिए कहाँ तक, ये फार्मूला E इक्वल टू डी वी एल, यही फार्मूला है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया है, क्लियर है यहाँ तक। तो ध्यान दीजिए, तो अगर ये कंडक्टर मोशन करेगा तो इसके अक्रॉस ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। क्या जनरेट होगा, ईएमएफ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बीवीएल होगा। क्या होगा, बीवीएल, याद रहेगा ना, ठीक है।
अब सर्किट अगर क्लोज है, सर्किट क्लोज है तो एक करंट भी फ्लो होगा जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अब इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे निकालेंगे, तो हम इसमें पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे। इफ सर्किट इज क्लोज्ड, if circuit is closed, then a current is induced, a current is induced in the circuit, in the circuit, लिखा, and direction of induced current, direction of induced current can be determined, can be determined by using right hand, by using right hand रूल, है ना, फ्लेमिंग, हाँ, राइट हैंड रूल, ये फ्लेमिंग का ही है, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है, देखो ये आपका है 4 फिंगर, है ना, ठीक है। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल है। ये कहता है अगर हम राइट हैंड थंब पाम को इस तरह से स्ट्रेच करें कि 4 फिंगर मतलब थंब और उसके नज़दीक वाली जो 2 फिंगर है वो परपेंडिकुलर हो आपस में, ये जो 4 फिंगर है वो बता रहा हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताता हूँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब बता रहा हो मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर मतलब वेलोसिटी को। तो सेंट्रल फिंगर क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है ना, यही है राइट हैंड रूल। तो अगर हम यहाँ पर सेट करें इस रूल को, है ना, तो फिंगर को, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, थंब को वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो हमारा सेंट्रल फिंगर कहाँ पे आएगा, ऊपर आ रहा है, मतलब करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे, है ना, मतलब ये हमारा प्लस बनेगा, ये क्या बनेगा, माइनस। तो करंट ऐसे निकलेगा, प्लस से निकलेगा, इधर से होते हुए, यहाँ से होते हुए माइनस भी वापस आपस में आ जाएगा। क्लियर है ना। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है ना। तो आप इसे राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से कैलकुलेट कर सकते हो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। तो ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग वीडियो स्टॉप करके इसको अपने लैंग्वेज में स्टेटमेंट नोट कर सकती हो। ठीक है। तो यह है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालना। अब इस इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो ये हमारा कंडक्टर है पी क्यू डैश या पी क्यू, है ना, अभी कंडक्टर पी क्यू पोजिशन पे था, ये कंडक्टर कहाँ पहुँच गया, पी डैश क्यू डैश पॉइंट पर। तो अपना कंडक्टर का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो हम यहाँ लेट करेंगे, लेट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर
is capital R, then induced current I इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे V बाई R होता है ना फार्मूला ओम्स लॉ से। तो V क्या पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ E है, तो वही चीज़ है, यानी BVL बाई क्या जाएगा R। तो इंड्यूस्ड करंट जब भी निकालना है किससे निकालेंगे, BVL बाई R से निकालेंगे। ठीक है, अच्छा I भी हो गया आपका, कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे जा रहा है। करंट कहता रहा हूँ ऐसे ही जा रहा है। तो एंड ये है, ये एंड है, तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, इसमें इधर से इधर जा रहा है। जब सर्किट क्लोज है इसका मतलब करंट इधर भी जाएगा। इट मीन्स ये एंड क्या होगा हमारा, पॉजिटिव जैसा टर्मिनल बिहेव करेगा। किधर से, ऐसे मतलब यहाँ से, यहाँ से। अरे यार कंडक्टर पहले यहाँ पे था, ये वाला कंडक्टर पहले यहाँ था, ये मोशन करते करते कहाँ गया, इधर आ गया। तो जैसे जैसे मोशन करेगा इसके क्रॉस ईएमएफ आएगा, सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो होता रहेगा अपने आप। क्लियर, ईएमएफ बढ़ता रहेगा, करंट का भी वैल्यू बढ़ता रहेगा, लेकिन डायरेक्शन को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन में सब वही रहेगा, ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो अपने आप सोचो, लगा दो इसे। करंट ऊपर जा रहा है मतलब करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसके बाद कहाँ जाएगा, सर्किट क्लोज है तो ऐसे फ्लो करेगा। तो हमें ऐसा ये अपीयर होगा कि मानो कि ये क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है, तो जल्दी से नोट करिए यहाँ तक। और इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कितना होगा, I इक्वल टू BVL बाई R। कितना होगा, अच्छा अब जब इसको आपने मोशन करा ही दिया तो पावर भी कुछ फोर्स लगाए होंगे मोशन कराने में। फोर्स लगाने में पावर रिलीज हुआ होगा। पावर कितना रिलीज करेगा, क्या निकाल सकते हैं? तो पावर कंज्यूम्ड इन कंडक्टर, कितना कंज्यूम करेगा पावर, इलेक्ट्रिक पावर होगा, पावर कंज्यूम्ड इन कंडक्टर। कंडक्टर में कितना पावर कंज्यूम करेगा, P इक्वल टू, आपने VI पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने पढ़ाया है ना, P इक्वल टू VI। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P इक्वल टू EI है ना, और ये कितना निकाला हमने, BVL। I कितना निकाला है, BVL बाई R। ये सब स्क्वायर हो जाएगा तो पावर कितना आएगा, B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाई R। ये पावर का फार्मूला हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो, पावर नोट करिए। इस साइड इरेज करते हम, इस साइड इरेज कर रहे हैं। जब पावर आ गया तो कितना एनर्जी लॉस होगा वो भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस कारण, है ना। वो लोग कंडक्टर के पास क्या है, रेजिस्टेंस है। एक मिनट, ठीक है, तो नोट करिए पहले यहाँ तक। तो ये आपने नोट कर लिया। अब इसमें चेंज द पैराग्राफ लिखेंगे, एनर्जी लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कारण कितना एनर्जी लॉस हो रहा है ना, बात ना करिए। तो आपने पढ़ा है H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। I इक्वल टू क्या है, BVL बाई R। तो B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R इंटू T। R से एक R मर गया, कितना आया एनर्जी लॉस, B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाई R इंटू T। ये एनर्जी लॉस आएगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कारण जो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा वो इतना लॉस होगा। कितना टाइम लगा वो टाइम पर डिपेंड करेगा, है ना। कंडक्टर को खींचने में
x डिस्टेंस लाने में कितना टाइम लगा, उस टाइम पर डिपेंड करेगा हमारा क्या, h। क्लियर है। और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा देखो उतना h क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में ये बन रहा है भाई v²/r/t पढ़ा है ना आपने। I²RT सही है ना, ये VIT, V के प्लेस पे I R रखेंगे, I², ठीक है। तो v²L²/r/t, ठीक है। और ये आपका एक तरह से पावर ही है, क्या है, पावर, ठीक है। अब चार्ज कितना आएगा इसमें वो निकाल लेना है। इंड्यूस चार्ज, चार्ज कितना इंड्यूस करेगा वो निकाल सकते हैं, बोलो। चार्ज कितना इंड्यूस्ड करेगा वो निकालेंगे। ये नोट कर लिया यहाँ तक। इरेज करते हैं हम, ठीक है ना। हेडिंग इसके बाद रहेगा, इसी में छोटी हेडिंग बनेगी, रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। आपने ये पढ़ा है ना, अकॉर्डिंग टू फराड, है ना, फराड, फैराडे, क्या होगा, फैराडेज लॉ। फराड ना पढ़िएगा इसको, है ना, हाँ, फैराडेज लॉ। हम यहाँ पे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड mod of E इक्वल टू d∅/dt। क्लियर है। क्वेश्चन फर्स्ट, आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, I, बोलो। I इक्वल टू क्या होता है, dq/dt, ये भी होता है। पहले इस EMF को हम क्या रेजिस्टेंस के टर्म्स में रख सकते हैं क्या, जरा बताइए। इसको भी रोक देते हैं। इंड्यूस्ड EMF कितना होता है, IR, बोलो। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, I कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E बाई रेजिस्टेंस, बोलो होगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो फर्स्ट एंड सेकेंड, I इक्वल टू d∅/dt इंटू R, dt इंटू R, यह आ जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। और I इक्वल टू आपने ये भी पढ़ा dq/dt, ये आपस में इक्वल कर देंगे तो थर्ड एंड फोर्थ, dq/dt इज इक्वल टू d∅/dt इंटू R, dt कैंसिल। यह है इंड्यूस्ड चार्ज dq, आया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। यही है रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यही हेडिंग डाला ना आप लोगों ने, तो यहाँ तक नोट करिए इसे। तो ये था आपका मोशनल EMF कंप्लीट। मतलब जब कंडक्टर सिर्फ जनरली मोशन कर रहा हो तो EMF का कहानी है ये। अब कंडक्टर जब रोटेशनल मोशन कर रहा हो तब क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो क्या करे,
रोटेशनल मोशन, मतलब कि एक सर्कुलर पाथ पे क्या करे, मूव करे, रोटेट करे। तो उसके क्रॉस जो ईएमएफ बनेगा वो कैसा ईएमएफ बनेगा, रोटेशनल ईएमएफ नाम देंगे उसका, मतलब वो भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ही होगा। तो हेडिंग लगा सकते हैं आप लोग, रोटेशनल ईएमएफ। रोटेशनल ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज कह लीजिए। ठीक है, आंसर क्लियर है। तो डेफिनेशन कैसे बताएंगे इसका, कि जब कोई कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो, अपने किसी एंड को सेंटर मानते हुए, है ना, अपने एक एंड को क्या मानते हुए, सेंटर मानते हुए रोटेट कर रहा हो एक सर्कुलर पाथ पर, तो क्या होगा, एक कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के बाद इसमें क्या अक्रॉस जनरेट होगा। मान लो ये कंडक्टर है ये, ठीक है, ये है पॉइंट ओ और ये पॉइंट है ए। यहाँ से स्टार्ट करता है ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करना ये स्टार्ट करता है। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पर इसका लेंथ कितना है, L, है ना। तो इसका एक एंड जो है सेंटर पे है और ये इसका जो लेंथ है वो रेडियस का काम करेगा, और ये एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट करेगा तो कितना एरिया क्रॉस करेगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर एरिया स्वेप्ट करेगा, और एक रिवॉल्यूशन जब स्वेप्ट करेगा तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएगा। तो हम यहाँ पर हम कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन के लिए, अभी नहीं थोड़ा सा स्वेप्ट किया, आप इसमें निकालना चाहोगे, है ना, तो इसमें भी निकाल सकते हो भाई। छोटा सा अगर सर्कुल इतना मूव किया तो कितना एंगल स्वेप्ट किया, वेरी स्मॉल एंगल स्वेप्ट किया। तो इसमें कितना एरिया फ्लक्स पास करेगा वो निकाल लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए, फैराडे लॉ लगा कर निकाल लीजिए। लेकिन हमें निकालना है कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन में। किस में निकालना है, हाँ, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन में हमें क्या करना है, क्या निकालना है, हाँ, इसके अक्रॉस जो ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन करने पर ढेर बड़ा सा एरिया क्या करेगा, स्वेप्ट करेगा, और जब बड़ा एरिया स्वेप्ट करेगा ढेर सारा फ्लक्स पास करेगा, ढेर सारा फ्लक्स पास करेगा तो उसमें ढेर सारा क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। तो एक रिवॉल्यूशन के लिए निकालेंगे, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं निकालेंगे। ये पता लगा कि यहाँ से ये यहाँ पहुँचा है, कहाँ तक, यहाँ पहुँचा हुआ है ना, और इतना एंगल स्विफ्ट किया आपने, इसका निकाल लिया कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ठीक है ना। इतना नहीं निकालना है, तो इसमें क्या लिखेंगे, फॉर अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, फॉर अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, है ना, स्वेप्ट एरिया कितना होगा, जो एरिया पार करेगा, स्वेप्ट एरिया आप कहोगे पाई आर स्क्वायर, सर्कल बनाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फ्लक्स में चेंजेस कितना आएगा, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना हो यहाँ पे बी, तो फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यानी फ्लक्स निकाल लो, उठाओ, फ्लक्स passes through this area, phi इक्वल टू, इसका एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो क्या लेंगे, माइनस बी ए, या सिर्फ बी ए ले लो, ठीक है, माइनस बी ए, तो फाई कितना आएगा, माइनस बी, एरिया हमारा कितना है, पाई एल स्क्वायर,
इंड्यूस्ड ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी। ये फाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे माइनस डी डी टी ऑफ माइनस बी पाई एल स्क्वायर, ठीक है। माइनस बी बाहर कर लेंगे, प्लस बी डी डी टी ऑफ पाई एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पाई एल स्क्वायर है ना, क्या है? पाई एल स्क्वायर है। इसका डिफरेंशिएशन तो हम लोग करेंगे नहीं यहाँ पे, है ना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? इसका एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में ले निकालना है हमको। किस टर्म्स में निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या एंगुलर वेलोसिटी और इसका लीनियर वेलोसिटी में कोई रिलेशन बनता है? तो आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू आर ओमेगा 11th क्लास में पढ़ा है ना, v इक्वल टू आर ओमेगा। और ओमेगा इक्वल टू आपने क्या पढ़ रखा है? 2 पाई एफ, बोलो पढ़ा है? अच्छा, यहाँ हम ये जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं ये अप्लाई नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे बता रहे हैं। यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हम डायरेक्टली एग्जैक्ट ले रहे हैं कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो ये टोटल फ्लक्स आपका है ना। टोटल फ्लक्स कितना है? ये पाई बी एल स्क्वायर, ठीक है। तो फैराडे लॉ से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी, ये तो होता ही है। डी फाई क्या है आपका? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंज कैसे निकालेंगे? पहले कुछ नहीं था, जीरो था। जीरो से कितना हुआ फाइनल फ्लक्स? ये। तो फाइनल में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, मतलब माइनस बी पाई एल स्क्वायर माइनस ज़ीरो रखेंगे। ये डी टी क्या है? चेंज इन टाइम। तो पहले टाइम ज़ीरो था, बाद में फाइनल टाइम कितना हुआ? 1 रिवोल्यूशन कर लेंगे टाइम पीरियड कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी माइनस ज़ीरो। सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना? ई इक्वल टू बी पाई एल स्क्वायर बाई टी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, बोलो होता है, दैट इज स्मॉल एफ इक्वल टू 1 बाई कैपिटल टी। तो जहाँ 1 बाई टी हो क्या रखेंगे? कैपिटल एफ, स्मॉल एफ रखेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा? बी पाई एल स्क्वायर इंटू एफ। इक्वेशन नंबर बना देंगे इसको फर्स्ट। तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए पहले, और फिर यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। बिकॉज ओमेगा इक्वल टू इतना, तो एफ इक्वल टू कितना आएगा आपका? ओमेगा बाई 2 पाई। इक्वेशन नंबर सेकेंड, जहाँ एफ है वहाँ पे रखेंगे क्या? ओमेगा बाई 2 पाई। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या करेंगे यहाँ से? इंड्यूस्ड ईएमएफ बी पाई एल स्क्वायर इंटू ओमेगा बाई 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, ईएमएफ आएगा 1 बाई 2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। बोलो ये बचेगा 1 बाई 2। इक्वेशन नंबर बना देंगे इसको थर्ड, सही है ना। 1 बाई 2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, बी एल स्क्वायर ओमेगा, नोट कर लीजिए। देखिए जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होंगे इस पर, जितना भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, वो सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0.3 टेस्ला है। एक एनसीईआरटी का सवाल है एग्जाम्पलर में, है ना। तो उसमें
एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है और ये आपका 2 सेंटीमीटर है। जब कोई कट वायर, एक वायर रखते हैं, इसके परपेंडिकुलर चलेगा, मतलब वो वायर हमारा ऐसे चलेगा, देखो ऐसे इधर मूव करेगा। कितनी वेलोसिटी है? 1 सेंट, हाँ, v हमेशा इसमें दिया है कि 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 0.01 मीटर पर सेकेंड ये हम स्पीड लेंगे और इसे हम चेंज करेंगे 8 × 10⁻² मीटर में, और इसे चेंज करेंगे 2 × 10⁻² मीटर में। तो जो ये 2 सेंटीमीटर है वो इसका लेंथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसका लेंथ। क्लियर है ना? जब इसके परपेंडिकुलर चलेंगे तो ये इस लेंथ ले लेंगे। क्लियर है? यानी L क्या ले लेंगे? ये हो जाएगा। तो BVL लगा देंगे, आपका फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। इसमें L कितना लेंगे? ये ले लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.3 टेस्ला, वेलोसिटी 0.01 × 2 × 10⁻²। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो पहले का आंसर आ जाएगा। इसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो टाइम पूछा है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी ये 8 × 10⁻² अपॉन कितना आपका है 2 × 0.01 है ना, 0.01 मीटर पर सेकेंड है। जब यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये कट जाएगा, तो फाइनली हमारा 8 सेकेंड आ जाएगा। तो पहले का आंसर क्या होगा? 8 सेकेंड और दूसरे का होगा 2 सेकेंड। क्लियर है? अब जब इसके परपेंडिकुलर चले, किसके? इस 2 सेंटीमीटर वायर के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे ट्रेवल करे तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? तब लगाएंगे, तभी VVL लगाएंगे। और यहाँ L अब की बार कितना लेंगे? L आप ये ले लेंगे। क्लियर? और टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस क्या लेंगे? ये लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। क्लियर है? तो ऐसे ही NCERT के सवाल दिए गए हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। ये था लेक्चर नंबर आपका सेकेंड आज के लिए। इतना बहुत है। इसके आगे की कहानी, मतलब सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर द एंड हो जाए। ठीक है ना? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। पढ़िए, आप सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।